स्वेट ऐसा समझा गया है कि जो स्वेट ग्लैंड है वही मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड्स में चेंज होगी। तो मैं एक डायग्राम से तुम्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी जो जैसे जो मेमोरी ग्लैंड यानी मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड ऑन द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है यहाँ पर ऐसे, तो मैंने इसको ना हम ऐसे वर्टिकल सेक्शन देखते हैं जो ब्रेस्ट को लेते हुए, यानी एक तरीके से सेजिटल सेक्शन ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को लेते हुए अगर हम देखें तो बच्चों देखो ऐसे ये ऐसे देखो बच्चों, ये ना रिब्स है, जो रिब्स कट गई हैं ऐसे, ये रिब्स कटी हुई नजर आ रही हैं। साइड से देखना तो साइड व्यू ऐसे काट दिया है हमने, ऐसे चेस्ट को ऐसे इस पोर्शन को, तो देखो ये रिब्स कट गई, ये अब इस रिब्स के ये रिब्स है बच्चों, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रिब्स, और रिब्स के बीच में ये मसल्स थी, बताना जरा रिब्स के बीच में मसल्स का नाम क्या था, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था बच्चों। हेलो बच्चों, वो लिंक भेजा था दरअसल उधर दूसरे ग्रुप में, वो मैम का फोन आया तो ठीक है बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो आफ्टर बर्थ बच्चा मिल्क फीड करेगा, तो मिल्क फीड करने के लिए हम थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो मैं समझाता हूँ। तो मेमोरी ग्लैंड हम सिंपली बोल सकते हैं मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपने कहा कि सर मेमोरी ग्लैंड चेस्ट पर लोकेटेड होती हैं, चेस्ट पर। तो इस चेस्ट को यानी सीने को, जो रिब्स वाला केज है, हमने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे सेजिटल सेक्शन, तो ये रिब्स नजर आने लगी। और रिब्स के बीच में जो मसल्स थी ना, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल। रोहन याद आ रहा है इंटरकॉस्टल मसल कहाँ पड़ी थी भाई? अभी तो कोई आया ही नहीं याद तो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग भाई। कैसा हुआ, सारे सही हो गए बायोलॉजी में? टेस्ट कैसा हुआ तेरा भाई? सर जो आंसर की आई थी ना हमारे पास, हाँ हाँ सर उसके अकॉर्डिंग तो बायोलॉजी में फुल है। क्या थी? सर जो कल इनके आंसर की आई थी ना एनटीएससी सेट की, तो सर उसमें जो बायोलॉजी के जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग तो बायोलॉजी में फुल है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर बायोलॉजी में फुल आएंगे, 14 ही आएंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, गुड। सर वो भी तो इसलिए होना कि सर चूंकि बोटनी तो आपको पता ही है मेरी कैसी है, और इस बार 10-12 क्वेश्चन तो जूलॉजी के ही आ गए, इसलिए बच गया। अच्छा चलो अच्छा है बेटा, अच्छा। वरना तो सर तो आपको पता ही है क्या हालत हो जाती। कोई नहीं बच्चे, सब हो जाएगा, घबरा मत। देखो बेटा, तो मेमोरी ग्लैंड्स ये, हाँ तो ये रिब्स है, रिब्स के बीच में ये मसल्स थी, हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो हम पढ़ रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। चेस्ट को ऐसे सेक्शन, ऐसे सेजिटल सेक्शन अगर हमने काटा, तो ये रिब्स है और रिब्स के बीच में मिलने वाली ये मसल्स हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। अब
इसी चेस्ट की जो मसल्स होती है ना ऊपर, जो ये चेस्ट की मसल्स, ये मसल्स कहलाती हैं बच्चों, ये रही, ये मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे 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 ऐसे, इनको बोलते हैं पेक्टोरिस मसल। पेक्टोर जो हमारे सीने पर होती हैं, ये पेक्टोरिस मसल। और इसी पेक्टोरिस मसल पर मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड है। देखो ये रे बच्चे, ऐसे, ये तो पेक्टोरिस, ये चेस्ट मसल, पेक्टोरस, पेक्टोरिस चेस्ट मसल, और इसी पर लोकेटेड होती है मेमोरी ग्लैंड्स। देखो बच्चे, ये रे, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेल के केस में ये मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल होती है, फीमेल में ये फंक्शनल होती है। तुम्हें पता है सीधा सीधा कि मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है कि सर इसमें ना मिल्क सिंथेसिस होता है, मिल्क दूध बनता है, ठीक है। तो दूध बनाने वाली सेल्स होंगी इसमें, तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं तो वो ना एल्वियोलाई की फॉर्म में होती हैं, जैसे ये रे, ये रे, ये ऐसे बंच होते हैं, ये रे, ये रे, ये रे, इस टाइप से, ऐसे ऐसे। और इनसे एक डक्ट भी निकली हुई होती है बच्चों, ये ऐसे डक्ट, ये ऐसे डक्ट, ये। तो ये ना बिल्कुल जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस टाइप से, तो इस टाइप से सेल्स होती हैं जो अल्टीमेटली मिल्क को सिंथेसाइज करती हैं। अब जैसे इन द बंच, लाइक द बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ऐसे बहुत सारे एल्यूलर बंच की ना ग्रुपिंग होती है ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, इस टाइप से। इनको सिंपल हम नाम दे देते हैं बच्चों मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब्स होते हैं, तो मेमोरी लोब्स के नंबर होते हैं 15 to 20, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब देखो उस मेमोरी लोब के अंदर क्या, इनसाइड ईच मेमोरी लोब, यहाँ भी बच्चे मेरे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसे 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 से, ऐसे ऐसे से। देखो मैं समझा तुम्हें ऐसे। अब इस मेमोरी लोब के अंदर मिल्क सिंथेसाइज करने वाली सेल्स, इनको नाम देते हैं एल्वियोलाई। देखो ये रहे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई नाम कहीं और भी पढ़ते हैं हम बच्चों, है ना, एल्वियोलाई तो तुमको कॉमन सा वर्ड है। रेस्पिरेशन में, हाँ, रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं हम, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पता है ना इनको एल्वियोलाई क्यों नाम दिया गया? तो देखो मैं तुम्हें बताऊं बच्चों, जैसे एल्वियोलाई होती थी ना, ये हाँ ऐसे, सर, ये एल्वियोलाई जैसे स्ट्रक्चर होता है, चैनल्स बना लेते हैं ये भी। हाँ हाँ बिल्कुल, शेप इनकी ऐसी है, जैसे ये तो दूध बनाने वाली सेल्स हैं, देखो ये सिंथेसाइज करती है बच्चों, और ये इससे डक्ट निकल रही है, ये रही, तो ये एल्वियोलाई जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो ये मिल्क को ना इसमें सिक्रीट कर देती है, इसमें। तो इस एल्वियोलाई में जो स्पेस होता है ना, यहाँ दूध भर जाता है और इस डक्ट से बाहर आ जाता है। देखो बच्चों, तो इस एल्वियोलाई से जो ये डक्ट बाहर निकलती है ना, तो इन डक्ट को हम नाम दे देते हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। यानी जो मिल्क बना एल्वियोलाई में वो आ गया मेमोरी डक्ट में। पहले ये मेमोरी ट्यूब्यूल होती है, तो ये मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं। अब जैसे ये मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट, ये आपस में मिल जाते हैं और अल्टीमेटली ये ना, देखो ये एक एम्पुला जैसी स्ट्रक्चर है, ये रही देखो, इसको नाम देते हैं बच्चों लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस, या इसका दूसरा नाम है बच्चों एम्पुला, एम्पुला। तो ये मेमोरी डक्ट है, तो मेमोरी डक्ट ज्वाइन, ये मेमोरी डक्ट ओपन्स इनटू अ स्पेस, एक साइनस है जिसका नाम है लैक्टिफ, लैक्ट का मतलब दूध होता है, लैक्टिफेरस साइनस, साइनस स्पेस को बोलते हैं। फिर एम्पुला, तो मिल्क जैसे यहाँ सिंथेसाइज हुआ, यहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल होती है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती है, मेमोरी डक्ट से फिर ये मेमोरी डक्ट ओपन्स इनटू दिस साइनस एम्पुला। और ये जो एम्पुला है, यहाँ टेम्परेरी दूध यहाँ पर है और यहाँ से फिर बाहर आता है,
तो इससे जो डक्ट निकल कर आती है, इस डक्ट का नाम लैक्टिफेरस डक्ट, ये लैक्टिफेरस डक्ट। अब ये लैक्टिफेरस साइनस से जो डक्ट आएगी वो लैक्टिफेरस डक्ट, और नाउ दिस लैक्टिफेरस डक्ट ओपन्स एट द निप्पल, ये निप्पल पर ओपन होती है, ये ओपन होगी और यहाँ से दूध बाहर आता है। देखो बच्चों, ये सीक्वेंस तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में मिल्क सिंथेसिस हुआ और एल्वियोलाई से मिल्क कहाँ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल में आ गया, वो मैंने लिखा नहीं, तो मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डक्ट, मतलब मेमोरी डक्ट में आया, फिर लैक्टिफेरस साइनस में आया, एम्पुला में आया, और वहां से लैक्टिफेरस डक्ट के जरिए कम्स आउटसाइड एट थ्रू निप्पल, निप्पल के जरिए बाहर आ जाता है। तो निप्पल पर बहुत सारे ओपनिंग होती, एक ओपनिंग नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी ओपनिंग होती, क्योंकि बहुत सारी डक्ट होती हैं। तो जैसे हर मेमोरी लोब से अपनी अलग अलग आती है इस टाइप से। तो जैसे निप्पल है, तो निप्पल का ना एक पिगमेंटेड पोर्शन होता है जो निप्पल को सराउंड करता है, ऐसे यहाँ ये। तो अ पिगमेंटेड पार्ट दैट सराउंड्स द निप्पल, ये दिस इज कॉल्ड एरियोला। ये एक्चुअली रफ पार्ट होता है, जब बेबी बच्चा निप्पल को सक करे तो वो स्लिप ना हो जाए निप्पल, तो वो अपना मतलब कुछ इंटरप्शन ना हो, उसको अनइंटरप्टली कंटिन्यू फीड द मिल्क, लगातार दूध पीता रहे। सो एरियोला, एरियोला पिगमेंटेड पोर्शन है, पिगमेंटेड पार्ट विच सराउंड्स द निप्पल। ये पिंक पिंक कलर का भी हो सकता है, थोड़ा ब्राउन कलर का भी हो सकता है, डार्क ब्लैक कलर का भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कॉम्प्लेक्स पर या पिगमेंटेशन पर। ठीक है मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ जरा, बस यहाँ पर फैट भी होती है ना ब्रेस्ट में, ये फैट भी है ऐसे। अच्छा ये बताओ, जैसे ब्रेस्ट का जो साइज है, अगर किसी के ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो उसमें मेमोरी लोब्स के नंबर ज्यादा होंगे या उतने ही होंगे, सोचो जरा। इतनी होगी सर। सर हाँ बेटा। सर इतनी होगी, बस उनमें फैट ज्यादा होगा इसलिए वो बड़ा हो जाएगा, बस फर्क इतना ही है। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया रोहन ने, यानी साइज ऑफ ब्रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ, नॉट ऑन द नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स। तो मेमोरी लोब्स तो लगभग सब में फिक्स होते हैं, किसी में 15, किसी में 16, 17, मतलब 20 तक, बट ब्रेस्ट का साइज डिपेंड्स करता है अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है बच्चों, ये वाली चीजें खत्म हुई। अब इसमें जो फर्स्ट मिल्क आता है बाहर, अगर मैं फर्स्ट मिल्क की बात करूं, फर्स्ट मिल्क, ये मैं यहाँ में कुछ पॉइंट लिख दूंगा, ये इसके फर्स्ट मिल्क जो बाहर आता है, फर्स्ट मिल्क उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ये फर्स्ट मिल्क होता है 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक जो दूध आता है फर्स्ट मिल्क, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। देखो तुम जानते भी होंगे, जैसे गाय भैंस के केस में तुम पीते भी होंगे, जैसे भैंस के बच्चा होता है उसके बाद पीते नहीं, क्या बोलते हो तुम, पेवसी बोलते हैं हमारी तरफ, खीस या पेवसी, जानता है भाई रोहन? नो सर, इतने जानकारी भी नहीं है। वो कोई गांव के, मतलब किसी के भैंस होगी तो कुछ शायद जानते होंगे। खीस पेवसी, वो फटा फटा सा दूध होता है, मतलब लेकिन अच्छा लगता है, उसमें चीनी वीनी डाल यस के सर। गुड़ भी, हाँ गुड़ भी डाल देते हैं, हाँ तुम जानते हो बच्चे। तो वो कोलेस्ट्रम, उसमें ना प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, और उसमें जो मेन है, दिस कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, देखो बनी बनाई एंटीबॉडीज मम्मी के जरिए आती है एंटीबॉडीज, और वो कौन सी थी, IgA एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का टाइप भी होता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ये दूध जो पहला 3-4 दिन का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और दैट मिल्क इज नोन एज कोलेस्ट्रम। और बाकी मिल्क में प्रोटीन जानते हो तुम, कैसीन होती है मिल्क में, शुगर होती है, लैक्टोज होती है मिल्क में। नॉर्मल जो मिल्क होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है दैट इज लो इन फैट, फैट इसमें कम होती है, बाद में फैट बढ़ती रहती है दूध में, लेकिन जो दूध होता है कि उसमें ना जैसे आयरन थोड़ा कम होता है,
आयरन और विटामिन सी कम होता है, वरना बाकी सब चीज होती है। यानी मिल्क हैज वेरी लिटिल आयरन एंड विटामिन सी। तो विटामिन सी और आयरन इसमें मिल्क दूध में बहुत ही कम होता है, बाकी सब चीज हैं। ये कंप्लीट डाइट है भाई। ये चैप्टर तुम्हारा ये वाला एक पार्ट खत्म हुआ। इसमें अब इसमें दूसरा हिस्सा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज वाला है। इसमें एक दूसरा टॉपिक ये आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जैसे जैसे पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी फंक्शनिंग, उनकी स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में जान गए हम डिटेल में। अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनका एक रख रखाव है। कैसे रख रखाव होगा, मतलब रख रखाव इन द सेंस कि हम जो हेल्थ इश्यूज हैं कि हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हाइजीनिकली कैसे मेंटेन रखें, ये चीजें, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम कैसे डिसऑर्डर से बचा लें। यानी कि वो क्या, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बेबी के बच्चे के जन्म में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम बच्चा पैदा ना हो या बच्चों में गैप कैसे हो जाए, उन सबको इस टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। इसमें पहला मेथड है फालतू। नेचुरल मेथड। ठीक है बच्चों, वो क्या तरीके हो सकते हैं जो नेचुरली हम बच्चों को यानी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ऐसा समझिए। नेचुरली क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी को टाल सकते हैं। ठीक है जी, आप समझते हैं। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहला मेथड है बच्चों, नेचुरल में मैं इस नेचुरल में 3 मेथड पढ़ेंगे हमें ना, इसमें 3 है। पहला मेथड है रिडिम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एक है विथड्रॉवल मेथड और एक है लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखो सबसे पहला हम ये वाला पढ़ेंगे, मैं इसको समझाता हूँ बच्चों तुम्हें। ये रहा, मैं इसको ऐसे करके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक का मतलब होता है एक वक्त में, एब्स्टिनेंस हम एब्सेंस को बोलते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सम पीरियड और ड्यूरिंग सम टाइम। देखो बच्चों, मैं एक बात बताओ जरा, जैसे ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करो, बताओ बच्चों, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है? तुमने बताया, शाबाश, 14th डे। तो ये 14th डे है। अच्छा, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डे को काउंट किया जाएगा, यानी जो फीमेल डे को काउंट करती हैं, तो वो कौन सा फर्स्ट डे कौन सा होता है, बताओ ना जरा। डे वो 14 दिन कैसे, किस हिसाब से बताती हैं कि 14th डे है? यानी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कंसीडर करते हैं हम? दिन को कैसे गिना जाएगा? तो बताया था रोहन,
सर थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया। वो मैंने तुम्हें समझाया था ना बच्चों की अंदर ओवा मैच्योर हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका तो पता चलता है नहीं। पता क्या चलता है कि एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है नहीं हो रही, इसका भी नहीं पता चलता। क्या पता चलता है? ब्लीडिंग का पता चलता है कि जो ब्लड बाहर आ रहा है उसका पता चलेगा। तो जिस दिन ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन कंसीडर करते हैं। तो उस दिन को पहला दिन मानते हुए 14वें दिन का एक आइडिया लगता है कि अब ओव्यूलेशन होने वाला है। समझे भाई? अच्छा ऐसे कौन काउंट करता हुआ जाएगा? है। ऐसे काउंट करता हुआ कौन जाएगा? तो अरे काउंट करना क्या हो, तो उसको तो पता तो चल जाता है ना कि जैसे हमें 20 तारीख को पीरियड हुए, 20 तारीख को पीरियड हुए, तो वो पहला दिन होगा, बस उसी से हिसाब लग जाएगा। ऐसे थोड़ा रोज गिनेगा तू भाई। अच्छा बताओ, जैसे 14th डे को समझ गया ओव्यूलेशन, सर, समझ गया। समझ गया ना बेटा? तो 14th डे को ओव्यूलेशन हो। अच्छा ये बताओ, ओवा की जिंदगी कितनी है, ओवा की लाइफ कितनी होती है? जैसे वो फेलोपियन ट्यूब में आता था तो कितने दिन तक वो नॉर्मली जिंदा रहता है, सोचो जरा। 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे। हाँ 24 घंटे, शाबाश। 24 आवर्स। हाँ 24 आवर्स। अच्छा जो स्पर्म वहां पर आता है वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है? तो ये 15वां दिन हो गया है ना बच्चों। हाँ यस सर। 14, 15, 16, ये 15, ये 16, ये 17वां दिन। ये मैंने दिन लिख रहे हैं। बताओ स्पर्म कितने दिन तक सर्वाइव करता है? स्पर्म ना दुगना, जो 48 घंटे सर्वाइव कर सकता है। स्पर्म कितने कब तक सर्वाइव करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में? स्पर्म बाहर जमीन पे गिर गया, बाहर आ गया, तो वो तो इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी स्पर्म अगर यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में आता है तो स्पर्म कब तक सर्वाइव करता है बच्चों? 2 दिन तक। और ओवा कब तक सर्वाइव करता है? 1 दिन तक। यानी मैं कहता हूँ कि अगर जैसे कोई 15th डे को सेक्स करता है, 15th डे को, तो बताओ फर्टिलाइजेशन की चांसेस हैं या नहीं है? सोचो जरा। बताओ 15th डे को स्पर्म आने पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या नहीं होगा? बताओ। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि ओवा तो अभी भी है ना। लेकिन अगर जैसे 16th डे को किया जाए, सर नहीं वो होगा। तो नहीं होगा ना, तो हाँ टाइम तो ही हो स्पर्म तो गया। आगे, लेकिन ओवा डीजनरेट हो गया होगा अगर 14th डे को ओव्यूलेशन हो गया होगा। तो समझ रहे ना बच्चे? सर हाँ सर, तो वो 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, उसका 48 घंटे। हाँ if any couple have a sex on 12th day, बताओ जरा। तो बताओ फर्टिलाइजेशन हो सकता है नहीं हो सकता? नहीं 12th, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर। बताओ भाई 12th, अगर 12th डे को स्पर्म्स पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो वो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? 2 दिन तक। हाँ यस तो सर। तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा 12th डे को? हो अगर जाएगा, हो जाएगा सर। हो जाएगा। और 11th डे को करेगा तो नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो हाँ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है, कुछ के केस में जो स्पर्म्स है ना, रेयरली ऐसा होता है, नॉर्मल है। कभी कभी कुछ के स्पर्म्स ज्यादा हेल्दी होते हैं तो वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। और रेयरली ओवा भी कभी ना कभी 2 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। और कुछ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना +-1, मतलब जरूरी नहीं कि 14वें दिन, कुछ में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं, तो वो एक दिन आगे या डेट से एक दिन पहले भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं कि हाईली रिस्की डेज, यानी जब फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो वो कौन सा दिन है भाई? वो तो 14th डे। यानी 1 डे, अगर 14th डे को ओव्यूलेशन होता है तो रिस्की डेज की बात कर रहे हैं। रिस्की डेज मींस जो फर्टिलाइजेशन के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो 1 डे आफ्टर ओव्यूलेशन एंड 2 डे बिफोर ओव्यूलेशन। अरे समझ गए ना भाई? अगर 14th को ओव्यूलेशन हो रहा है तो 2 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर, यानी 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, ये रिस्की डेज हैं। और उसमें स्पर्म किसी के कम या ज्यादा, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर हम बात करें 10th डे से और 17th डे वाला जो ये पार्ट होता है, ये इसको
ये दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्टाइल पीरियड ऑफ वुमन, ये वुमन का फर्टाइल पीरियड होता है। यानी 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक का जो वक्त है दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्टाइल पीरियड ऑफ वुमन। यानी इन दिनों, यानी इस वीक में, तो अवॉइडिंग तो फर्टाइल पीरियड ऑफ फीमेल इज फ्रॉम डे 10 to day 17. So avoiding sexual intercourse during these days, one can avoid pregnancy. तो इन दिनों थोड़ा सा अगर जो कपल है वो थोड़ा सा संयम बरत रहे, मीन्स थोड़ा सा अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, सो अवॉइडिंग sexual intercourse during these fertile period, during these risky days, one can avoid. So this is called periodic abstinence. भाई समझ में आ गया सब क्या हो गया? आ गया सर, आ गया। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट है विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल या इसको बोलते हैं बच्चों क्वाइटस इंटरप्टस, इंटरप्टस। विथड्रॉवल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। विथड्रॉवल का मतलब क्या? अब देखो, दो टर्म मैंने बताई थी तुम्हें बच्चों, एक तो होता था इंसेमिनेशन और एक होता था इजैकुलेशन। बताओ जरा इन दोनों टर्म का मतलब। बच्चों दो वर्ड थे, एक तो था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता था, एक होता था इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म या सीमेन आउट ऑफ द पेनिस, एंड इंसेमिनेशन का मतलब था रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना या रिलीजिंग ऑफ द सीमेन इनटू द वजाइना। विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरप्शन, उसमें इंटरप्शन होना। सो दिस मेथड इज यूज्ड बाय द मेल बेसिकली। सो during the sex, male partner withdraw its penis out of vagina before ejaculation या before insemination और before ejaculation, यानी सेक्स के दौरान जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। तो वो जो स्पर्म जिससे कि जो सीमेन है वो वेजाइना में रिलीज नहीं होता और वो बाहर रिलीज करा देता है, आउटसाइड कहीं भी। तो दिस इज कॉल्ड विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस मेथड। इसके बारे में मैं लिख दूंगा आगे। नेक्स्ट मेथड है मेरे बच्चों लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है लैक्टेशन मतलब मिल्क फीड कराना। एमेनोरिया, ए का मतलब विदाउट, मेनोरिया मतलब मेंसेस। यानी होता क्या है कि नॉर्मली जब बच्चे का जन्म होता है, यानी आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा माँ का दूध पीता है, इंटेंस फीड करता है, खूब दूध पीता है, तो मदर के ना मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि एक जैसी बताना जरा, जो मिल्क को सिंथेसाइज कराता है उस हार्मोन का नाम बताओ जरा, जो मिल्क को सिंथेसिस कराता है। एक तो मिल्क को रिलीज कराता है बाहर और एक मिल्क को सिंथेसिस कराता है। बताओ भाई विरोहन, टेस्ट भी दिया तुमने, अभी इतना सब पढ़ा है, तुमने जानते हो। हार्मोन नेसेसरी फॉर मिल्क सिंथेसिस, दो हार्मोन पढ़े ना, एक तो मिल्क का सिक्रेशन और एक मिल्क का सिंथेसिस। बता भाई रोहन, बताओ बच्चे। रिया, प्रदीप, निकिता, नेहा, नीरव भी आ गया, तो मित्तल साहब भी हैं।
भव्यास्था बताओ बेटा। सर प्रोलैक्टिन। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन बताया था बच्चों हमने, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल था। तो अब जैसे जैसे तो इसका मतलब जितना बच्चा ज्यादा दूध पिएगा तो उतना प्रोलैक्टिन कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, सोचो जरा। जितना बच्चा ज्यादा मिल्क फीड करेगा यानी ज्यादा दूध पिएगा तो उतना ही ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा। अब वो जो प्रोलैक्टिन था तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन ना एक तरीके से इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है जीएनआरएच पर। तो ज्यादा प्रोलैक्टिन का मतलब हो गया कि एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं होगा। जब एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकल मैच्योर ही नहीं होगा। जब फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, और जब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होगी। ना एलएच होगा तो ना ओव्यूलेशन होगा, ना एंडोमेट्रियम डेवलप होगी। ना एंडोमेट्रियम डेवलप होगी, ना वो टूटेगी, ना ब्लीडिंग होगी, ना मेंसेस होगी। तो सारा कमाल किसका हुआ? दूध पिलाने का, बट बशर्ते इंटेंस फीडिंग होनी चाहिए। तो माँ बच्चे को खूब दूध पिला रही है तो इससे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है, और जिससे एफएसएच एलएच का लेवल डाउन है, जिससे कि मेंसेस एब्सेंट है। जब मेंसेस नहीं है यानी फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो ओवा भी मैच्योर नहीं होगा, तो ना ओव्यूलेशन होगा, ना ओवा होगा, तो ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर बर्थ फॉर सम टाइम ड्यू टू इंटेंस फीडिंग। तो ये जो इफेक्टिव होता है ये मेथड, ये ऐसा नहीं है। तो कुछ फीमेल में तो ऐसा होता है कि जब तक कि दूसरा बच्चे का जन्म नहीं होता, जब तक दूसरे बेबी का जन्म नहीं होता तब तक मेंसेस होते ही नहीं, यानी जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक मेंसेस ही नहीं होते। वो 1 साल 2 साल जितने टाइम तक पिए। लेकिन एवरेज की मैं बात करूं तो एवरेज जो है ये एवरेज फीमेल में दिस पीरियड यानी जो जब तक मेंसेस नहीं होते तो वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 6 months. So this method is effective for 6 months. So lactational amenorrhea. अब देखो ये नेचुरल मेथड थे बच्चों, है ना। तो नेचुरल मेथड के जितने भी नेचुरल मेथड है इसमें कोई डिवाइस तो यूज नहीं हुई, चाहे ये लैक्टेशनल ये वाला मेथड रहा हो, चाहे वो क्वाइटस इंटरप्टस हो, चाहे वो रिदम मेथड हो, पीरियडिक एब्स्टिनेंस वाला, इसमें कोई डिवाइस तो इसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं ज्यादा होते हैं अगर कोई इन मेथड को फॉलो करता है। तो बताओ ये मेथड यानी बर्थ कंट्रोल, इन मेथड के फेल होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे, सोचो जरा। भाई यहाँ कोई डिवाइस थोड़ा ना यूज हो रही है, तो यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है। उधर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर विड्रॉवल मेथड में मतलब इट इज वेरी हार्ड फॉर द मेल टू कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ रिगार्डिंग विड्रॉवल ऑफ द पेन्स। सो लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी कुछ आइडिया नहीं लगेगा कब से फिर ओवा मैच्योर हो जाए, कोई नहीं जानता। ऐसी वो पीरियडिक एब्स्टिनेंस में भी वो डेज में कुछ कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंस हो सकती। मतलब कुल मिलाकर ये जो नेचुरल मेथड है इसके लेकिन इसमें कोई डिवाइस यूज नहीं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, साइड इफेक्ट तो नील है, लेकिन इनके फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं, थोड़ा ज्यादा होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड की मैं बात करूं तो वो है बच्चों बैरियर मेथड। बैरियर मेथड नेक्स्ट मेथड, एक नेचुरल मेथड पढ़ा, एक हम पढ़ रहे हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब हुआ कि एक बैरियर यूज कर रहे हैं ना, एक बैरियर का यूज कर रहे हैं हम जो स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकता है। तो बैरियर मेथड में आते हैं कॉन्डम्स, और कॉन्डम्स को बनाने में डॉक्टर कॉन्डम थे जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था एक ब्रिटेन के एक राजा के लिए। तो उन्होंने इंटेस्टाइन का यूज किया था, एक शीप इंटेस्टाइन का यूज किया था टू कवर हिज पेनिस। तो कॉन्डम्स एक लेटेक्स शीट के बने हुए एक डिवाइसेस होती हैं। तो कॉन्डम्स आर यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स भी हैं। तो फीमेल कॉन्डम्स को हम नाम देते हैं फेमिडोम। तो फेमिडोम आर फीमेल कॉन्डम्स। तो मेल condoms जो पॉपुलर ब्रांड लाइक निरोध और देयर आर सो मेनी अदर ब्रांड्स। कॉन्डम मेल फीमेल कॉन्डम में फर्क होता है। जैसे मेल कॉन्डम यूज फॉर मेल उसमें ना रबर एक साइड की तरफ रबर होती है और
इस टाइप से। लेकिन फीमेल कॉन्डम्स यानी जो फेमिडोम्स हैं उनमें रबर दोनों साइड होती है इस टाइप से। इसके अलावा और भी डिवाइसेस होती हैं जो बैरियर मेथड की तरह काम करती हैं बच्चों। इनमें मैं लिखता हूं, जैसे एक होता है डायफ्राम, एक होता है सर्वाइकल कैप, एक होता है वॉल्ट। सो दीज आर डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर फीमेल। ये सारी की सारी डिवाइसेस आर यूज्ड बाय फीमेल। डायफ्राम, जैसे डायफ्राम के शेप की जैसी होती है, एक रबर की बनी हुई डिवाइसेस होती हैं इस टाइप से ये। तो दे आर यूज्ड बाय द फीमेल आफ्टर inserting deep into the vagina. So basically they cover the cervix समझते हैं, cervix यूट्रस का जो नेक है तो वो इसको कवर कर देंगे। ऐसी सर्वाइकल कैप भी इसी टाइप की होती है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं बच्चों, चाहे वो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये रबर मेड डिवाइसेस हैं। दे आर प्लेस्ड बिफोर सेक्स डीप इन द वेजाइना, इनटू द वेजाइना टू कवर अप द सर्विक्स। अच्छा, अब मुझे ये बताओ तुम थोड़ा सा, जैसे ये जो डायफ्राम, ये सर्वाइकल कैप की जो वॉल्ट है, ये वाली जो डिवाइस है, पहली बात तो याद रखना दे आर यूज्ड बाय द फीमेल, ठीक है। ये बताना ये एसटीडी से प्रोटेक्शन मिलेगी इनसे? अच्छा पहले इनको बताओ, जैसे कॉन्डम्स है तो ये स्पर्म को एंटर करने से रोकेंगे, लेकिन जैसे जो एसटीडीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज लाइक एड्स वगैरह, उनसे प्रोटेक्शन मिलती है इनको यूज करने से? बताओ बच्चों। नो सर, नहीं हो पाएगा। कॉन्डम से एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं होगी। हाँ, मतलब इसका मतलब इनसे ये दे प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज ना, दे प्रिवेंट फ्रॉम सर्टेन एसटीडीज लाइक एड्स। अच्छा इसको बताओ बच्चों, ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये वॉल्ट है, इनसे एसटीडी से प्रोटेक्शन मिलेगी? सर मिलेगी तो मिलेगी। यस सर मिलेगी। इनसे कैसे? देखो ये ना, ये फीमेल यूज कर रही है टू डीप इनसाइड द वेजाइना टू कवर अप द सर्विक्स। तो यानी जो वेजाइनल पार्ट है वो तो एक्सपोज ही रहा ना। तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है या जो मेल का डिस्चार्ज है वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया बच्चे। तो इनसे एसटीडी दे नेवर प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी। ये एसटीडी से इनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी बिकॉज दी कवर द वेजाइना और पेनिस कंप्लीटली, तो यहाँ मिलेगी। बट इनमें नहीं, क्योंकि ये तो वेजाइना में डीपली रखे जाते हैं सर्विक्स को कवर करने के लिए, इनसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ, ये स्पर्म्स को यानी ये फर्टिलाइजेशन को तो रोक देंगे, बट डजंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसटीडीज। अच्छा ये सिंगल यूज के लिए होते हैं या रीयूजेबल होते हैं? ये रीयूजेबल होते हैं? नो सर। हाँ ये रीयूजेबल, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट? हाँ सर ये यूजेबल होते हैं। हाँ ये रीयूजेबल होते हैं। तो सिंपली दे वॉशेबल होते हैं, उनको वॉश करके दे कैन अगेन यूज, बट दे आर नॉट यूज्ड अगेन। ये सिंगल यूज के लिए। तो ये मेरे हिसाब से ये बैरियर मेथड तुम्हें समझ में आ गया बच्चों। बैरियर मेथड्स में ये डिवाइसेस हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, और ये डिवाइसेस फीमेल के लिए। ये सिंगल यूज के लिए हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। इनमें मतलब ये फर्टिलाइजेशन से भी रोकते हैं, स्पर्म ओवा को मिलने से रोकते हैं, और इन एडिशन ये दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज, बट दे डोंट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज। ये बैरियर मेथड भी खत्म हो गया। हम और मेथड है हम कल डिस्कस करेंगे, यानी बाद में। केमिकल मेथड, ये कुछ मेथड करते ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद हमारा 10th का कौन सा चैप्टर रह जाएगा रोहन? 10th का एक ही रह जाता है फिर अपना ये हेरिडिटी है। अब तो तुम्हारा तो कुछ सिलेबस भी कम क्या कर दिया ना उन्होंने, लेकिन तुम तो सभी पढ़ोगे शायद। हाँ हाँ सर, हम तो सही है सर, हम तो
हम तो रेडी हैं सब कुछ पढ़ने को। तुम तो सब पढ़ो यार, तुम्हें क्या सिलेबस कम करना, तुम्हें तो कोई मकसद ये थोड़ा ना आगे भी तो काम आनी है चीजें तुम्हारे, ऐसा थोड़ा ना हर साल वही सिलेबस तो कम सर। होता। ये तो परमानेंट थोड़ा ना हो भाई, तुम 11th में भी जाओगे तो चीजें तो वहां भी आएंगी बच्चे। सर हाँ जब आप बताओ सर, सर मैथ में जो मेन टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने उन्हीं का ही टॉपिक हटा दिया जो कि 11th 12th में मेन होता है। हाँ बताओ अब सर क्या। हाँ तो वो तो तुम्हें तो कुछ ऐसा सोचना ही नहीं है बच्चा। हाँ लेकिन जब तुम बोर्ड का एग्जाम दोगे तो उस टाइम पर सिलेबस का ख्याल रख लेना, कौन कौन से क्या क्या तैयारी करनी है ज्यादा अच्छे से। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी है ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, ये सब समझ में आया बच्चे कोई। हाँ सर आ गया। हाँ Yes, sir. सर नोट भेज देना।